So today we'll find moment of inertia of angular disk. So what is angular disk? Let us say कि ये एक डिस्क है, एक सिंपल डिस्क है और ये बहुत थिन है। अगर मैं इस डिस्क में से एक सर्कुलर पार्ट इसका रिमूव कर दूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं ये पार्ट इसका इस सर्कुलर जो एंगुलर डिस्क है इसमें से रिमूव कर दूं, सॉरी डिस्क है इसमें से रिमूव कर दूं, तो ये हमारे पास एंगुलर डिस्क बन जाएगी। ये पार्ट खाली है इस डिस्क का और ये पार्ट भरा हुआ है। अब मान लो कि इसका कुछ रेडियस है, सपोज करो ये एक्सटर्नल रेडियस है, ये R1 हो गया। एक्सटर्नल रेडियस मतलब एक्सटर्नल सर्कल का जो रेडियस है वो R1 हो गया और जो इंटरनल सर्कल है उसका रेडियस हो गया R2। और ये जो इसका जो मटेरियल है इसकी डेंसिटी मान लेता हूं कि रो है, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेट अस कंसीडर एन एंगुलर डिस्क of radius of external radius as R1 and internal radius as R2 and having density rho। मैंने इसकी डेंसिटी रो ले ली और ये रो की वैल्यू क्या होगी? रो क्या होता है? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। इसका मास m है, having density rho and mass m, इसका m मास हम ले लेते हैं। अच्छा, अब बात आती है वॉल्यूम की। अब इसका वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे? देखो, ये सर्कुलर डिस्क मैंने मानी है कि ये थिन है, ये डिस्क बहुत थिन है, तो इसका जो एरिया होगा वही इसका वॉल्यूम होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? अगर मैं इस पूरी डिस्क के एरिया से इस डिस्क का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, यानी ये वाला वॉल्यूम बच जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि इस वाले जो डिस्क है इसका एरिया हो गया पाई R2 स्क्वायर और इस वाली डिस्क का एरिया हो गया पाई R1 स्क्वायर। तो मैं इस वाले एरिया में से इस वाले एरिया को माइनस कर देता हूं। So simply I can write it here as pi R1 square. This is the external circular area and minus pi R square. Pi R square is the area of the circle. यहां से रो क्या आ गया? M divided by pi R1 square minus R2 square. ये हमारी इक्वेशन अब क्या है कि मैं अगर इस एंगुलर डिस्क को देखूं तो ये एंगुलर डिस्क बहुत सारी रिंग से बनी हुई। जैसे एक रिंग अगर यहां पे है, दूसरी रिंग इसके साथ ही होगी, तीसरी रिंग इसके साथ होगी, चौथी रिंग इसके साथ होगी। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से ये एंगुलर डिस्क बनी हुई है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि ये एक डिस्क यहां पर है, एक रिंग यहां पर मैं कंसीडर करता हूं। जैसे ये और ये, और मैं यहां एक रिंग को कंसीडर कर लेता हूं। ये फील्ड पार्ट है रिंग का, डिस्क का।
ये रिंग है, मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं, जिसका रेडियस सेंटर से है r और इसकी कुछ थिकनेस है। सपोज करो कि ये जो रिंग है ये थिक है और इसकी जो थिकनेस है वो dr है। और हमने रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रखा है। अगर मैं इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं और उसका सम कर दूं यहां से यहां तक, तो मेरे पास पूरी एंगुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये रेडियस था हमारा r2 और ये रेडियस था हमारा r1। तो इसके लिए डेंसिटी क्या होगी, इसका मास और इसका डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। और डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी पूरा। एक जो ये एंगुलर डिस्क है और ये रिंग है वो एक ही तो पार्ट है, रिंग एक ही तो पार्ट है इसका एंगुलर डिस्क का, तो रो सेम रहेगा। तो मैं यहां डायरेक्टली लिख सकता हूं, लेट अस कंसीडर a ring of radius r and thickness dr। तो मैंने एक रिंग कंसीडर कर ली इनसाइड एंड एंगुलर डिस्क, इस एंगुलर डिस्क के अंदर। तो इसकी डेंसिटी रो क्या हो जाएगा, dm। सपोज करो इसका मास स्मॉल है इस पूरी रिंग के, तो इसका मास dm और dm डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी छोटा है, इसका d भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहां से देखें तो dm किसके बराबर आ गया, dm हमारा आ गया रो मल्टीप्लाइड बाय d। अब इसके वॉल्यूम की बात आती है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इसका सरकमफ्रेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय dr, इसकी थिकनेस होगी। ये रिंग है हमारे पास और इस रिंग का जो वॉल्यूम है वो इसका सरकमफ्रेंस हो गया और इसकी कुछ थिकनेस है तो वो भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी। तो अगर हम इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाइड कर दे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूं रो पाई रो multiplied by 2 pi r is the circumference for this ring and dr is the thickness of the ring। तो ये इसका मास आ गया। अब क्या करना है हमें कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो तरीके से निकल सकता है। दो तरीके से कैसे, एक तो मैं चाहूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग निकालूं, या फिर मैं एक एक्सिस ऐसी ले लूं जो इसके डायमीटर के थ्रू पास हो रही हो, उसके अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। हम दोनों निकालेंगे, पहले हम परपेंडिकुलर के लिए निकालते हैं। तो मैं काम करता हूं, सपोज करो ये एक एक्सिस जा रही है परपेंडिकुलरली, ठीक है ऐसे, और मुझे इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये डिस्टेंस हमारे पास r। तो करेंगे क्या, इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है रिंग का, वो क्या होता है m r स्क्वायर, ये हम पहले कर चुके हैं। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग along
perpendicular axis. Perpendicular axis क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इसको di लिख देता हूं क्योंकि di स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस पूरे एनुलर डिस्क का, तो di से मैंने इसको डिनोट कर दिया है और वो किसके बराबर होगा, dm r²। अब ये dm क्या है मैंने यहां से निकाला था, इसको इक्वेशन 2 ले लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 di is equals to रो 2 बाहर ले लिया पाई r dr, ठीक है। तो और r² है तो यहाँ पे r³ हो जाएगा, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग निकल गया। अब ऐसी ही रिंग्स मैं अगर और ले लूं और इन सब का सम कर दूं, सब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दूं, तो मेरे पास इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, सिंपल सा है। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एनुलर डिस्क का। अब ऐसे ही डिस्क का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहां से यहां तक। मैं यहां से यहां तक क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के लिए होता है और यहां पे तो हम कोई मास ले ही नहीं रहे, यहां तो एम्प्टी स्पेस है, तो इसीलिए जहां जहां मास होगा वहीं से वहीं तक तो लेंगे। और r इसमें वेरिएबल है क्योंकि इस जगह पे r है, यहां पर कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा r की वैल्यू, तो ऐसे वेरी करके कहां से r1 से लेकर r2 तक वेरी करके, सिंपल सी बात है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो यहां पर रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डिवाइड बाय पाई r1² माइनस r2²। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इंटीग्रेटिंग, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। I is equals to 2 is constant, so I will take it outside from this integration, and रो की जगह हम क्या पुट करेंगे, m डिवाइडेड बाय पाई r1² माइनस r2² मल्टीप्लाइड बाय पाई r³ dr। 2m भी कांस्टेंट है तो मैंने बाहर ले लिया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, r1² माइनस r2² ये तो फिक्स है ना, तो ये भी कांस्टेंट है टर्म, तो मैं भी इसको भी बाहर ले लेता हूं। तो r1² माइनस r2², अंदर क्या बच गया, r³ dr का इंटीग्रेशन। तो अब क्या करेंगे, r³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴ डिवाइडेड बाय 4, तो मैं यहां लिख देता हूं I is equals to 2m divided by r1² माइनस r2², और इसका इंटीग्रेशन हो गया r⁴ डिवाइडेड बाय 4 एंड 4 इज कांस्टेंट, तो इसको बाहर ले लेते हैं। तो 2 से 4 2 पे गया। इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट अगर हम देखें तो रिंग जो है, ये रिंग जो हमने एज्यूम करी है, ये रिंग हम यहां से शुरू करेंगे इस रिंग को और यहां तक खत्म कर देंगे। तो ये जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारी एनुलर डिस्क बन जाएगी। तो इस वाले रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, r2, और जो इस वाली रिंग का रेडियस है वो क्या है, r1। तो फिर लोअर लिमिट हमारी हो गई r2 और अपर लिमिट क्या होगी, r1। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि r2 से लेकर r1 तक हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है। तो m/2 r1² माइनस r2², और इसमें क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल।
अब क्या करेंगे, हम एक आइडेंटिटी को यूज करेंगे और वो ये आइडेंटिटी है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं तो ए रेज़ टू द पावर 4, बी का स्क्वायर कर दूं बी रेज़ टू द पावर 4, और यहां पे स्क्वायर स्क्वायर हो ही जाएगा। या फिर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग ए स्क्वायर ए रेज़ टू द पावर 4 माइनस बी रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू इन, और इसको इक्वेशन मान लो 3, इन इक्वेशन 3। तो यहां से मैं देखूं तो i किसके बराबर आ गया, m/2 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, इस आइडेंटिटी को यूज करके मैं लिख सकता हूं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। So this will be the moment of inertia along the perpendicular axis for this angular disk। अब एक चीज देखो ध्यान से कि मैं अगर इस रेडियस को खत्म कर दूं, मतलब मैं R2 को बिल्कुल खत्म कर दूं कि R2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ R1 बच जाएगा। मतलब कि R2 को खत्म करने का मतलब कि ये पार्ट भी फील्ड है, ये पार्ट भी भरा हुआ है, और मैं अगर यहां से इस वाले टर्म को 0 कर देता हूं तो हमारे पास बचेगा mr1 स्क्वायर, और ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो सिंपली हम यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क को भी निकाल सकते हैं एनुलर डिस्क के थ्रू। अब हम इसकी डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस है उसके लिए निकालेंगे। ये तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग था, तो मैं इसको आईपी से भी नोट कर सकता हूँ कि परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिख दिया। ये हमारी एनुलर डिस्क है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एनुलर डिस्क हो गई, ये हमने इस एक्सिस के अलोंग निकाला है, ठीक है। और अब हमें इस एक्सिस के अलोंग निकालना है जो बॉडी के अंदर से पास हो रही है, ये बॉडी के बाहर से पास हो रही थी और जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर थी। जैसे ये एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, हमने उसके अलोंग निकाली थी, अब हम इसके डायमीटर के अलोंग निकालेंगे। तो इसकी डायमीटर के अलोंग मैं इस मान लेता हूं ये एक्सिस डी एक्सिस है और ये एक्सिस पी एक्सिस थी। तो फ्रॉम द perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem, perpendicular axis theorem से हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो क्या कहती है कि IP इज इक्वल्स टू, ये एक एक्सिस ले ली मैंने ID, और एक और एक्सिस मान लो जो इसके परपेंडिकुलर है, ये एक लेमिना की तरह है और एक एक्सिस ऐसे जा रही है और दूसरी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है, और ये तीनों एक ही जगह मीट कर रही है, तो इसमें हम आराम से निकाल सकते हैं। अरे इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सेम होगा इस डिस्क के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको भी ID लिख सकता हूँ और इसको ID लिख सकता हूँ। तो यहां पर IP इज इक्वल्स टू 2ID, और ID क्या आ जाएगा हमारा IP डिवाइडेड बाय
एक्सिस है इसके लिए इन एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ हो जाए, तो 1/4 m r1 square plus r2 square will be the moment of inertia along the axis which is passing through the annular disc, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये पूरा सीधा सा हम देख सकते हैं कि डिस्क के केस में क्या था, एक ही रेडियस था, कोई इस वाले पार्ट को हमने फिल कर रखा था, ये वाला पार्ट हटा दो, अगर इसको पार्ट हटा देंगे तो ये खाली r1 रह जाएगा, तो यहाँ पे r2 0 है, तो हाफ m r1 स्क्वायर और 1/4 m r1 स्क्वायर डायमीटर करें।